म्याको का पेशा बांस काटना था। वो बहुत गरीब आदमी था। एक दिन बांसों के दरख्त काटते काटते उसे शाम हो गई और अंधेरा छाने लगा। यकायक उसकी नज़र बांसों की जड़ों की तरफ गई तो उसे वहां तेज सफ़ेद रोशनी नजर आई। इसने गौर से झुक कर देखा तो वहां एक मुन्नी सी लड़की पड़ी हुई थी जो मुश्किल से 4 इंच लंबी होगी। लड़की जिंदा थी और हीरे की तरह जगमगा रही थी। गरीब बूढ़े आदमी ने उस लड़की को उठा लिया और धड़कते हुए दिल के साथ उसे लेकर घर की तरफ रवाना हुआ। उसे डर ये था कि कहीं ऐसा ना हो कि इसकी बीवी इस लड़की को घर में ना रखे, मगर उसकी बीवी भी इस मुन्नी सी नूरानी लड़की पर फिदा हो गई। उन्होंने लड़की का नाम कगोया रखा। ये लड़की बड़ी बाबरकत साबित हुई। जब म्याको बांस के दरख्त काटने जाता तो उसे बांसों की जड़ों में बहुत सा सोना मिलता। होते होते वो बड़ा मालदार हो गया। इस असना में कगोया की नशोनुमा हैरत अंगेज तरीके पर हुई। 3 महीने के अंदर अंदर वो खासी बड़ी हो गई। वो इस कदर खूबसूरत थी कि देखने वाले हक्का बक्का रह जाते थे। वो बहुत नेक दिल और खलीक और बामुरवत थी और इसमें कुछ ऐसी शान थी कि वो किसी शहंशाह की लड़की मालूम होती थी। कगोया के हुस्न दाद की शोहरत दूर तक फैल गई और बड़े बड़े घरानों के नौजवान इसके साथ शादी करने की तमन्ना लिए हुए बांस काटने वाले के यहाँ पहुँचने लगे। लेकिन कगोया ने अपने मुंह बोले बाप से साफ लफ्जों में कह दिया कि जो शख्स इस इरादे से उसके पास आए उससे कह दें कि कगोया किसी से शादी नहीं करेगी। वो अपने बाप के साथ रहकर जिंदगी बसर करना चाहती है। होते होते कगोया के हुस्न जमाल की शोहरत मक्काडो शहंशाह जापान तक पहुंची। इसने म्याको के पास पैगाम भेजा कि अपनी लड़की को कसरे शाही में भेज दो। कगोया ने जब मक्काडो के पैगाम का हाल सुना तो वो बहुत परेशान हुई और अपने बाप से रो रो कर कहा कि मैं हरगिज बादशाह के महल में जाना नहीं चाहती। म्याको खुद बादशाह के पास गया और इससे अर्ज किया कि मेरी लड़की हजूर के हुक्म के मुताबिक हाजिर नहीं हो सकी। मुझे उम्मीद है कि आप उसे माफ़ कर देंगे। वो किसी तरह शाही महल में आने के लिए राज़ी नहीं हुई। शहंशाह ने कहा, उसे यहाँ आने के लिए राज़ी करो। मैं तुम्हें अपने दरबार में बहुत आला मर्तबा पर पहुँचा दूंगा। मगर कगोया पर किसी बात का असर नहीं हुआ। इसे खुश रखने के लिए इसके माँ बाप और इसका बाग काफ़ी था। मगर मकाडो के दिल में कगोया के दीदार का शौक बराबर बढ़ता रहा। वो शिकार के बहाने से खुद म्याको के यहाँ पहुँच गया। घर में दाखिल होते ही इसकी नज़र मलकूती हुस्न जमाल रखने वाली लड़की पर पड़ी। इसने लड़की को मुखातिब करके कहा, मैं तुम्हें जापान के तख्तो ताज की मलका बनाना चाहता हूँ। लड़की रोने लगी और कांपती हुई आवाज़ में इसने इस इज्जत को कबूल करने से इनकार किया। इसके बाद शहंशाह ने अपने मुलाजमों को हुक्म दिया कि इस लड़की को ज़बरदस्ती उठाकर महल में पहुंचा दो। जैसे ही मकाडो के मुलाजिम आगे बढ़े, कगोया नज़रों से गायब हो गई। मकाडो खौफ से कांपने लगा और बहुत आजिज़ी के साथ इसने नज़रों से गायब कगोया से माफ़ी मांगी और फ़ौरन वहाँ से रुखसत हो गया। उसके बाद चंद साल तक म्याको, उसकी बीवी और ये लड़की बहुत इत्मीनान और बेफिक्री के साथ ज़िंदगी बसर करते रहे। आखिर एक दिन यकायक कगोया की तबीयत में इनकलाब सा पैदा होने लगा और अक्सर बिला किसी ज़ाहरी सबब के रोने लगती थी और घंटों रोती रहती थी। ये हालत देखकर जब उसके मुंह बोले बाप ने उसे समझाने की कोशिश की तो इसने कहा, मेरे अजीज़ वालिद, अब वो वक़्त करीब आ गया है कि मुझे आपको छोड़कर जाना पड़ेगा। अगले चांद की 14वीं तारीख को महताब की सरजमीन से लोग मुझे लेने आएंगे। मेरे प्यारे अब्बा जान, मैं चांद की लड़की हूँ। मुझसे एक गलती सरजद हो गई थी, इसलिए मुझे ये सज़ा दी गई कि ज़मीन पर उतार दिया गया। मगर मेरी जिलावतनी मुझे रास आई। मैं तुम्हारे हाथ लग गई और मुझे तुमसे और अपनी मुँह बोली माँ से बहुत मोहब्बत हो गई। मैं हरगिज़ नहीं चाहती कि तुम्हें छोड़कर कहीं जाऊं, मगर क्या करूं, मजबूर हूं, मुझे जाना पड़ेगा। ये बातें सुनकर म्याको सीधा मक्काडो के पास पहुंचा
और उससे मदद की दरख्वास्त की। मक्काडो ने उसके घर की हिफाजत के लिए सिपाही भेज दिए, लेकिन कगोया ने अपने बाप को बता दिया कि ये तमाम इंतजामात बिल्कुल फजूल हैं। आखिर चांद की 14वीं रात आ गई और माह कामिल ने अपनी चांदनी से दुनिया को मुनव्वर कर दिया। इधर आधी रात हुई ही थी कि उधर आसमान पर एक बादल नमूदार हुआ। वो बराबर नीचे उतरता चला आया। नूरानी चेहरों वाले कुछ आदमी इस बादल पर खड़े हुए थे। वो सर से पैर तक रोशन और मुनव्वर थे। मक्काडो के भेजे हुए सिपाहियों में से बहुत से तो खौफजदा होकर भाग गए। दो चार जो बाकी रह गए, उन्होंने बादल पर खड़े हुए लोगों पर तीर चलाए, मगर वो तीर कुछ असर न कर सके। बादल म्याको के मकान के ऊपर मंडलाने लगा। चंद मिनट बाद बादल मकान के अंदर उतरा और एक आवाज आई, कगोया आओ, बादल पर सवार हो जाओ, अब जमीन पर तुम्हारे कयाम की मुद्दत खत्म हो गई। कगोया अपने मुंह बोले बाप से चिमट गई। फौरन ही उसे दोबारा आवाज देकर बुलाया गया। अब वो रोती हुई बादल की तरफ चली गई। जो लोग बादल पर आए थे, इनमें से एक ने आगे बढ़कर कगोया को आबे हयात का एक प्याला दिया। इसने थोड़ा सा पीकर म्याको को देना चाहा, मगर इन लोगों ने ऐसा न करने दिया। वो एक दफा फिर अपने मुंह बोले माँ बाप से चिमटकर रोने लगी, लेकिन अब और ताखीर का इम्कान न था। इन लोगों ने इसे चमकता हुआ लिबास पहनाया और बादल पर बिठा लिया। बादल ऊपर उठा और आन की आन में आसमान पर पहुंचकर रवाना हो गया। कगोया फिर नूर का वजूद बन गई और ज़मीन के रहने वालों को भूल गई। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें। एक गांव में खुदा बख्श का एक छोटा सा प्यारा सा घर था। वो किसान था। इसका एक बाग था। बाग के आखिरी कोने में एक बहुत गहरा कुआं था। बेचारा किसान पानी ऊपर खींचता और फिर इसको बाग के पौधों में डालता था। एक साल बिल्कुल बारिश नहीं हुई। सूरज बहुत गर्म था। किसान ने अपने बाग की तरफ देखा और कहा, अगर पानी ना मिला तो मेरे पौधे मर जाएंगे। मुझे इनको पानी ज़रूर देना चाहिए, लेकिन पानी तो बहुत गहराई में उतर गया है। मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ। बहुत मेहनत का काम है। मुझे क्या करना चाहिए? ये सोचता हुआ वो सड़क के किनारे बनी हुई 4 दीवारी तक आ गया। वो थक कर एक दरख्त के नीचे बैठा था कि इसके कान में खुसर खुसर की आवाज़ आई। कोई इसका नाम ले रहा था। किसान के कान खड़े हो गए और वो गौर से इनकी बातें सुनने लगा। वो दोनों बाग की दीवार से टेक लगाए बैठे थे। उन्होंने किसान को नहीं देखा था। एक आदमी ने कहा, खुदा बख्श और इसकी बीवी ठीक 9 बजे सोने के लिए चले जाते हैं। हमें कम से कम 2 घंटे इंतज़ार करना चाहिए। फिर 11 बजे हम दीवार में एक बड़ा सा सुराख कर लेंगे। इस सुराख से गुजरकर मेरा छोटा बेटा अंदर जाएगा और दरवाज़ा खोल देगा। इसके साथी ने पूछा, क्या खुदाबख्श के पास बहुत सारी दौलत है? हाँ, क्यों नहीं? दूसरे आदमी ने बताया, इसके पास बहुत सारा सोना और हीरे जवाहरात हैं, जो इसने अपने घर में एक बड़े संदूक में रखे हुए हैं। वो बहुत अमीर आदमी है। ये तो बहुत अच्छी बात बताई तुमने, पहले ने खुश होकर कहा। खुदाबख्श घर चला गया। इसने अपनी बीवी से कहा, आज रात हम ठीक 9 बजे खाना खाएंगे। इसने अपना सारा रुपया सोना और हीरे जवाहरात इकट्ठे किए और इन्हें अपने पलंग के नीचे छुपा दिया। फिर वो छोटे बड़े कुछ पत्थर घर में लाया और बैठकर इंतज़ार करने लगा। ठीक 9 बजे इसने खिड़की से बाहर झांका। इसने दोनों चोरों को दरख्तों के दरमियान छुपे हुए देख लिया। इसने बीवी से कहा, क्या खाना तैयार है? खाना लाओ। फिर वो खाने बैठ गए। पहले चोर ने कहा, रात के 9 बज चुके हैं, मगर खुदा बख्श तो अभी तक जाग रहा है। हमें ज़रा करीब जाकर देखना चाहिए कि वो क्या कर रहा है। चोर घर से कुछ और करीब आ गए। एक चोर ने खिड़की से घर के अंदर झांका और बोला, वो तो खाना खा रहा है। खुदा बख्श ने चोरों की आहट सुन ली
तो वो ज़ोर ज़ोर से बीवी से बातें करने लगा। वो बोला, मैंने सुना है आजकल बहुत चोरियां हो रही हैं। इस इलाके में भी चोर आ गए हैं। उन्होंने मेरे दोस्त अली का सारा सोना और जवाहरात चुरा लिए हैं। अरे, फिर तो वो हमारे घर भी आ सकते हैं। इसकी बीवी घबरा गई। खुदा बख्श बोला, हाँ वो आ सकते हैं। हमें अपना सोना और हीरे जवाहरात किसी ऐसी जगह छुपा देने चाहिए जहाँ से कोई इन्हें निकाल ना सके। ज़रा मेरा संदूक तो लाना। बीवी संदूक ले आई। खुदा बख्श ने चुपके से बीवी को पत्थर जमा करके दिए और इसके कान में बोला, ये हमारा सोना और हीरे जवाहरात हैं। फिर ज़ोर से बोला, पहले मुझे सोने की ईंटें उठा कर दो ताकि मैं इन्हें संदूक में रख दूं। इसने कुछ पत्थर उठा कर दिए। इसकी पीठ खिड़की की तरफ थी। खुदा बख्श ने इतनी सफाई और चालाकी से इन्हें संदूक में रखा कि चोर देख नहीं सके। खुदा बख्श ने कहकहा लगाया और बोला, मैं इन्हें ऐसी जगह छुपाऊंगा जहां से कोई इन्हें नहीं निकाल सकेगा। मेरे हीरे जवाहरात की थैली भी लाओ। वो और पत्थर ले आई। अब मैं संदूक बंद कर रहा हूँ। अब ज़रा उसे उठाने में मेरी मदद करो। खुदा बख्श और इसकी बीवी ने संदूक उठाया और बाहर निकलकर बाग के कुएं में डाल दिया। शराब की आवाज़ आई और संदूक कुएं की तह में बैठ गया। फिर वो घर के अंदर चले गए, लालटेन बुझाई और इंतज़ार करने लगे। पहला चोर बोला, उन्होंने अपना सारा सोना और हीरे कुएं में छुपा दिए हैं। अब वो सोने के लिए चले गए हैं और बहुत जल्द सो जाएंगे। थोड़ी देर बाद खुदा बख्श ने चुपके से खिड़की से बाहर झांका तो देखा कि चोर कुएं के पास खड़े थे। पहला चोर बोला, हमें कुएं का पानी निकालना चाहिए। वैसे भी कहत का मौसम है, ज़्यादा पानी नहीं होगा। जब पानी कम हो जाएगा तो मैं कुएं के अंदर उतरूंगा और संदूक निकाल लूँगा। उन्होंने कुएं से पानी निकालना शुरू कर दिया। एक चोर पानी ऊपर खींचता और दूसरा इसे बाग में जाने वाली नाली में डाल देता। कुएं में बहुत सारा पानी था। वो दोनों पूरी रात पानी निकालते रहे, यहाँ तक कि सुबह हो गई, मगर वो अभी तक मसरूफ़ थे। किसान ने खिड़की खोली और चिल्लाया, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्तों, तुमने मेरे बाग को सैराब कर दिया। कुएं वाला संदूक पत्थरों से भरा हुआ है। पुलिस के सिपाही आ रहे हैं, वो सड़क तक पहुंच गए हैं। अल्लाह हाफिज़ मेरे दोस्तों, तुम्हारा एक बार फिर शुक्रिया। प्यारे दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें।